लिमिटिंग ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन देखिए क्या होता है, हमने मान लिया इसकी लिमिटिंग भी हम देखते हैं क्या होता है। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर ये इस सरफेस के साथ जो है कॉन्टैक्ट में आया है, इस सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में आया है ये ऑब्जेक्ट। तो देखिए इस ऑब्जेक्ट पर कितने फोर्स लग रहे होंगे। एक तो इस ऑब्जेक्ट के वेट की वजह से इस पर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा जो mg होगा। दूसरा, इसके वेट को जो बैलेंस्ड करता है इसके अपोजिट फोर्स, इसमें रिएक्शन फोर्स होगा, इसको हम रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। ये रिएक्शन फोर्स लगता है जो इसके इक्वल और अपोजिट होता है, तो ये ऑब्जेक्ट बैलेंस रहेगा। अब मान लीजिए हमने इस ऑब्जेक्ट पर अप्लाइड एक फोर्स लगाया, आप इस ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहते हो और आपने इधर एक फोर्स लगा दिया, तो ये ऑब्जेक्ट इसके सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में है तो इस पर एक फोर्स लगता है जो कि फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। और ये क्योंकि इसकी पोजीशन की वजह से इसलिए इसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। अब स्टैटिक फ्रिक्शन की जो लिमिट होती है वो देखिए क्या होगा। मान लो हम इस अप्लाइड फोर्स को थोड़ा सा और बढ़ा दें, ये अगर हम इस अप्लाइड फोर्स को और बढ़ा दें तो हम देखते हैं कि क्या ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ये भी उतना ही बढ़ जाता है। ठीक है, फिर अप्लाइड फोर्स बढ़ाया तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बढ़ गया जिस वजह से ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पाता। तो इस स्टैटिक फ्रिक्शन की वो लास्ट लिमिट, लेकिन एक लिमिट तक ही ये फ्रिक्शन फोर्स बढ़ सकता है। अगर एक लिमिट से ज़्यादा आप अप्लाइड फोर्स लगा दोगे तो ये फिर ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि फिर उसके बाद ये स्टैटिक फ्रिक्शन और ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वो लास्ट लिमिट जहाँ तक ये बढ़ सकता है अप्लाइड फोर्स लगाने के साथ साथ और ऑब्जेक्ट मूव ना कर रहा हो, उसको हम लिमिटिंग ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। उसको हम इसकी लिमिट कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट से हम थोड़ा सा भी ज़्यादा अप्लाइड फोर्स लगाएं तो क्या होगा, फोर्स को अप्लाई करें तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देता है। और कितना मूव करेगा, इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल मूव करेगा। मान लो एफ में से हम फ्रिक्शन फोर्स, जितना हमने फोर्स अप्लाई किया उसमें से हम फ्रिक्शन फोर्स को घटा देंगे तो वही हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा जिसके जितने फोर्स से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू किसी भी स्टैटिक फ्रिक्शन की वो मैक्सिमम वैल्यू जिसमें वो मूव ना कर पाए, मूव करने से जस्ट पहले की वो मैक्सिमम वैल्यू किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट कहलाती है। तो उसको हम लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो अब देखिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके नॉर्मल रिएक्शन के। अगर ये नॉर्मल रिएक्शन है तो उसका फ्रिक्शन फोर्स भी तो नहीं ज़्यादा बढ़ेगा। इसका मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट का वेट जितना ज़्यादा होगा, ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा हैवी होगा उसका रिएक्शन फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा, तो उसका स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी उतना ही ज़्यादा लगता है। जितना हैवी ऑब्जेक्ट होगा उसका फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी उतना ही ज़्यादा होता है। हल्के ऑब्जेक्ट का ये कम हो सकता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है इसके नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और आपको पता है प्रोपोर्शनल सिंबल हटाकर जब भी आप कांस्टेंट लेते हो तो यहाँ पर एक इक्वल लगाते हो तो यहाँ पर हमेशा कांस्टेंट आता है। इस कांस्टेंट को हम म्यू एस से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन है इसलिए हमने एफ एस लिया है और इसका जो कोफिशिएंट होगा इसको भी हम म्यू एस से रिप्रेजेंट करेंगे। ये कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस जो होगा इसकी वैल्यू होगी स्टैटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रेशो, ये कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, कोफिशिएंट है ये स्टैटिक फ्रिक्शन का।